स्वागत है इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सामयिकी के बारे में, जो कि संबंधित है 21 जनवरी 2025 से, यानी कि करंट अफेयर्स 21 जनवरी 2025 से संबंधित खबरों के बारे में। लेक्चर की शुरुआत से पहले हर बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, असवीकरण है, जिसे हमें यहाँ समझना बेहद जरूरी है। डिस्क्लेमर कुछ इस प्रकार से है कि the images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. पहले देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। सबसे पहली खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली 47वें राष्ट्रपति के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 47वें राष्ट्रपति के तौर पे संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये जो समारोह था ये अंतर हुआ कैपिटल रोटांडा में, क्योंकि इस समय अमेरिका में बहुत ही ज्यादा ठंडी पड़ रही है। ट्रंप की जो वापसी है व्हाइट हाउस में, जो कि राष्ट्रपति भवन है एक तरीके से अमेरिका का, वो दिखाती है कि जो अमेरिका में आज तक जितने भी राजनीतिक वापसी हुई हैं उसमें ये सबसे अलग वापसी थी। 78 साल के ट्रंप ने जो बाइडेन को हरा दिया और अब वो सबसे वृद्ध राष्ट्रपति बन चुके हैं जिन्होंने शपथ ली है राष्ट्रपति के ऑफिस में आने की अमेरिका के इतिहास में। दूसरी खबर है, रशिया और ईरान फौज ने एक साझेदारी भागीदारी में पार्टिसिपेट किया। 17 जनवरी 2025 को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानियन राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने हस्ताक्षर किए 20 साल की संधि पे। इस संधि को इन्होंने नाम दिया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी, यानी कि एक उल्लेखित रणनीतिक साझेदारी संधि। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो दोनों देशों के आपसी संबंधों को बढ़ाना है कई सारे क्षेत्रों में। ये जो हस्ताक्षर समारोह हुआ ये मॉस्को में हुआ, जो कि रशिया की राजधानी है। अगली खबर है, चाइना ने उद्घाटन किया विश्व के सबसे लंबी सुरंग का, और इसी के साथ जो उनकी BRI कनेक्टिविटी है उसमें और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। चाइना ने पूरा कर लिया है जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था टाइसेन शेंगली टनल का। ये टनल जो है ये दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे टनल है, और इसी के साथ साथ ये एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट दिखाती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखने को मिलती है। ये जो टनल है ये कनेक्टिविटी को बढ़ाती है जिनजियांग उइगुर ऑटोनोमस रीजन में। खबर है भारत की कॉफी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से फर्श से अर्श तक भारत की जो कॉफी जर्नी रही है वो पहुंची है, और किस तरीके से भारत जो है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। तो भारत जो है वो अब विश्व का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन चुका है। भारत के जो निर्यात हैं उन्होंने इस बार 1.29 बिलियन का आंकड़ा पार किया वित्त वर्ष 2023-24। याद रखिएगा ये 1.29 बिलियन डॉलर्स में है, ना कि भारतीय रुपये में। और लगभग ये दोगुना हो चुका है 2020 से 21 के रिकॉर्ड के मुताबिक।
2020 और 21 में ये जो रिकॉर्ड था ये था डॉलर 719.42 मिलियन। ये जो वृद्धि है ये दर्शाती है कि भारत अब एक महत्वपूर्ण स्थान लेता जा रहा है वैश्विक कॉफी बाजार में। अब देखते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों को। इस्कॉन और अडानी ग्रुप ने साझेदारी करी ताकि वो भोजन वितरण कर सके महाकुंभ मेले में। महाकुंभ मेला एक नई साझेदारी का प्रतीक बन गया है जो कि बनी है इस्कॉन और अडानी ग्रुप के मध्य। ये साझेदारी जो भोजन वितरण का काम है महाकुंभ में इस्कॉन का उसको बढ़ावा देगी। लगभग लगभग 1 लाख लोगों को पौष्टिक खाना खिलाया जाएगा इस 45 दिन के महाकुंभ मेले में। तो ये जो साझेदारी है ये सुनिश्चित करती है एफिशिएंसी और इसी के साथ साथ एक बड़े स्तर पे भोजन वितरण को भी। राज्य खबरें। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अभी हाल ही में उत्सव मनाया अपने स्टेटहुड दिन का 2025 में। जनवरी 21 को उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपने स्टेटहुड डे को उत्सव मनाया। ये जो दिन है ये दर्शाता है इनके ऐतिहासिक पलों को जब इन्हें पूर्ण तरीके से एक भारतीय राज्य घोषित किया गया था। उत्तर पूर्वी रीजन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत। तो ये जो उत्सव है ये साथ में ये भी दर्शाता है कि जो इनका पारंपरिक धरोहर हिस्सा है और इसी के साथ साथ जो इनकी धरोहर से भरी एक इतिहास है ये दोनों ही चीजों को यहाँ पे इस उत्सव में दर्शाया गया है। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं वो जाने जाते हैं अपने एकदम अलग परंपराओं की वजह से, इतिहास की वजह से और साथ के साथ जो वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य है उसकी वजह से। खबर है फ्लैमिंगो त्योहार 2025 संपन्न हुआ आंध्र प्रदेश में। 3 दिवसीय फ्लैमिंगो त्योहार 2025 का आंध्र प्रदेश में समापन कर दिया गया 20 जनवरी 2025 को। ये जो इवेंट है इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो बचा के रखना था जो महत्वपूर्ण जैव विविधता है पुलिकट झील की और नेलापट्टू वन्य अभयारण्य की जो कि मुख्यतः जाना जाता है बर्ड सैंक्चुरी के तौर पे भी। इसने आकर्षित करा कई सारे पर्यटकों को जो इनको की खासकर चिड़ियाओं को देखने का शौक है और उनके फोटोग्राफ खींचने का शौक है। मंत्री अनम रामानारायण रेड्डी और अनागनी सत्यप्रसाद ने दोनों ने ही भागीदारी ली इसके समापन समारोह में। अब देखते हैं कुछ बैंकिंग और वित्तीय समाचारों को। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि 7% दिखाई गई थी वित्त वर्ष 25 में उसको मूडीज ने दोबारा से उस पे विचार विमर्श किया है। तो देखिए मूडी ने विचार विमर्श करने के बाद जो भारत की आर्थिक वृद्धि दिखाई गई थी वित्त वर्ष 2024 और 25 में उसको अब 7% कर दिया है। ये जो गिरावट दिखाई गई है वृद्धि में उसको अगर हम आकलन पे लाएं तो पिछले साल के लिए ये जो वृद्धि थी ये 8.2% थी जो कि अब 7% कर दी गई। कि दोबारा से विचार विमर्श दर्शाता है कि भारत में घरेलू और साथ के साथ जो वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही है उसका असर भारतीय वृद्धि पे देखने को मिलता है। ये विचार विमर्श ये भी दर्शाता है कि जो बड़े
आर्थिक संस्थान हैं, वो किस तरीके से भारतीय वृद्धि पे नजर रखते हैं। खबर है कि मुद्रा ऋणों का जो डिस्पर्सल है वो पहली बार अपने रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा है, यानी कि 3.39 लाख करोड़ पे, जो Q3 था वित्त वर्ष 25 का। तो Q3 में वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने लगभग 3.39 लाख करोड़ के लोन बांटे। ये दर्शाता है कि ये सबसे ज्यादा क्वार्टरली डिस्बर्समेंट था जब से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी साल 2015 में। यानी साल 2015 से लेके अब तक ये सबसे पहली बार इतने बड़े अमाउंट में लोन जो है वो बांटा गया है। ये महत्वपूर्ण कदम दिखाता है कि जो भारतीय सरकार की कमिटमेंट थी, जो वादा था कि जो लघु और छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने में, उसमें भारतीय सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपनी जान झोंक रही है। ये स्कीम लगातार सपोर्ट करती है जो वृद्धि हो रही है छोटे या फिर हम कहें लघु उद्योगों में पूर्ण भारत में। खबर है कि आरबीआई ने बनाया है नई एडवाइजरी कमेटी को बैंकिंग लाइसेंस के ऊपर। 20 जनवरी 2025 को आरबीआई ने एक नई स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को अपॉइंट किया। ये जो कमेटी है ये आकलन करेगी उन आवेदनों का जो कि यूनिवर्सल बैंक या फिर छोटे फाइनेंस बैंकों को लाइसेंस के लेके किए गए हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो भूतपूर्व आरबीआई डेप्यूटी गवर्नर एम के जैन होंगे। और ये जो कमेटी है इसकी पूरी सदस्यता 5 लोगों की होगी। खबर है कि आरबीआई ने कि वो अब से 1600 XX नंबर सीरीज का इस्तेमाल करें किसी भी लेन देन कॉल के लिए। आरबीआई ने ये निर्धारित कर दिया है बैंकों को कि अब से वो 1600 XX नंबरिंग सीरीज का ही इस्तेमाल करेंगे लेन देन कॉल्स के लिए। इसका जो लक्ष्य है वो लड़ना है कई सारे वित्तीय धोखों से जो कि आजकल बैंकों के नाम पे काफी बड़ी मात्रा में चल रहे हैं। ये प्रमोशनल कम्युनिकेशन के लिए आरबीआई ने 140 XX सीरीज को बढ़ावा दिया है। ये जो निर्देश हैं ये बढ़ाते हैं सुरक्षा को लेके जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरे भारत भर में हो रहे हैं उसके लिए, और साथ के साथ जो ग्राहक हैं उनको बचाव भी देते हैं कई सारी धोखाधड़ी एक्टिविटीज के खिलाफ। रक्षा समाचार। आईएनएस मुंबई ने ज्वाइन किया ला पेरूस 2025 को। भारतीय नेवी की जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है आईएनएस मुंबई, उसने अभी हाल ही में ला पेरोस 2025 में पार्टिसिपेशन किया है। ये चौथा संस्करण होगा इस बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज का। ये जो एक्सरसाइज है ये 16 जनवरी 2025 को शुरू हुई थी। इसमें 9 देशों ने भाग लिया है और रणनीतिक जो वाटरवेज हैं मलक्का में, सुंधा में या फिर लॉम्बोक खाड़ियों में, उनमें ये एक्सरसाइज करी जा रही है। अब हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचारों के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज। तो भारतीय सरकार ने लॉन्च किया एंटिटी लॉकर को एक एफिशिएंट बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए। तो भारतीय सरकार ने एक नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत करी है जिसका नाम रखा गया है एंटिटी लॉकर। ये जो प्लेटफॉर्म है ये सक्सेस पे बनाया गया है डिजी लॉकर की। देखिए डिजी लॉकर जो था वो आम भारतीयों के लिए भी दिया गया था,
यानी अगर किसी को भी अपने कागजात की एक डिजिटल कॉपी बना के रखनी है, वो भी सुरक्षित, तो वो भारतीय सरकार द्वारा दिए गए डिजी लॉकर में रख सकता है। डिजी लॉकर के ही तर्ज पर एंटिटी लॉकर आया है, लेकिन ये मुख्यतः जो व्यापार हैं उनके कागजात के लिए है। इसका दूसरा एम ये भी है कि जो मैनेजमेंट है और इसी के साथ जो वेरिफिकेशन होता है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स का, वो भी आसानी से किया जा सके। और इस पहल को ये एंश्योर करने के लिए लागू किया गया है कि जो गवर्नेंस सिस्टम है डिजिटल बैंकों में या बिजनेस में, वो एक सुरक्षित मार्ग पे चले। खबर है कि पूर्वी भारत में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन हुआ। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसने पूर्वी भारत के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का उद्घाटन किया। ये जो ऑब्जर्वेटरी है, ये पंचेट हिल, गरपनकोट जो इलाका है पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल का, वहां पे इसको लगाया गया है। ये दिखाता है एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भारतीय एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च में बढ़ते एडवांसमेंट को लेके। ये छठवीं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है भारत में। इससे पहले सबसे पहली बार इस लद्दाख, फिर नैनीताल, फिर माउंट आबू, फिर पुणे और फिर कवालूर में खोली गई थी। अब बात करते हैं नियुक्तियों और इस्तीफों की खबरों के बारे में। अंबारीश केंगे को चुना गया ग्रुप सीईओ के तौर पे एंजल वन में, और मार्च 2025 से वो अपना पद संभाल लेंगे। एंजल वन ने घोषणा करी है कि वो अम्बरीश खेंगे को अपना नया ग्रुप सीईओ के तौर पे नियुक्त करते हैं। ये जो नियुक्ति है, ये मार्च 2025 से लागू हो जाएगी। केंगे जो हैं, वो एक बहुत ही बड़ा भंडारण लेके आए थे अनुभव का, फिनटेक टेक्नोलॉजीज में और साथ के साथ ई कॉमर्स में। उन्होंने गाइड किया एंजल वन का उस समय जब एंजल वन जो है वो लगातार बढ़ते प्रतिस्पर्धा को झेल रहा था और साथ के साथ अपने आप में बदलाव भी कर रहा था। संजीव रंजन को चुना गया है नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। 30 दिसंबर 2024 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, यानी विदेश मंत्रालय, उन्होंने घोषणा की संजीव रंजन की नियुक्ति के बारे में। वो अब भारत के अगले सेक्रेटरी जनरल होंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में, जिसे हम आयोरा भी कहते हैं। रंजन जो है वो एक काफी अनुभवी भारतीय राजदूत हैं, जिन्होंने कि 1993 बैच में अपनी इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग पूरी की थी। वो अपना नया रोल संभालने के लिए बहुत ही जल्द तैयार हैं। देखिए, हमने खबरें देख ली हैं। अब इन खबरों को पक्का करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस की भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हमारा अभ्यास जो है वो काफी अच्छे से हो जाए। पहला प्रश्न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ली? विकल्प हैं 20 जनवरी 2021 को, 20 जनवरी 2023 को, 20 जनवरी 2025 को, या 20 जनवरी 2027 को। सही जवाब है 20 जनवरी 2025 को। सही उत्तर है सी। स्पष्टीकरण, डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है 47वें राष्ट्रपति के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स को 20 जनवरी 2025 को। ये जो इवेंट है, ये उनकी घर वापसी दिखाता है व्हाइट हाउस में, और इसी के साथ साथ ये जो पूरा इवेंट था, ये कैपिटल रोटांडा की चार दीवारी में हुआ, क्योंकि अमेरिका में इस समय भारी ठंडी है, इसी वजह से इसको अंदर ही करा गया था।
प्रश्न है, कब और कहाँ कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन की गई रशिया और ईरान के बीच में? विकल्प हैं 17 जनवरी 2025 तेहरान, 17 जनवरी 2025 मॉस्को, 18 जनवरी 2025 मॉस्को, 18 जनवरी 2025 तेहरान। सही उत्तर है बी। तो जो कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी साइन हुई है रशिया और ईरान के बीच में, उसको 17 जनवरी 2025 को मॉस्को में रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन द्वारा साइन किया गया था। मॉस्को जो है वो रशिया की राजधानी। प्रश्न है कि ताइसिन शंगली टनल जिसे अभी हाल ही में चाइना ने पूरा किया है, उसका महत्व क्या है? विकल्प हैं विश्व की सबसे बड़ी रेल टनल है, विश्व की सबसे बड़ी सड़क टनल है, विश्व की सबसे बड़ी अंडर वाटर टनल है, विश्व की सबसे बड़ी। आइए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, तियानसाइन शैंगली टनल जो है जिसे भी हाल फिलहाल में चाइना ने पूर्ण किया है, विश्व की सबसे बड़ी सड़क टनल है। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये दर्शाता है कि जो चाइना का बढ़ता एडवांसमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, और इसी के साथ साथ जो जिंजियान उइगुर ऑटोनोमस रीजन है वो भी चाइना से, जो चाइना का मुख्य भूमि है उससे काफी आसानी से इस टनल के द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। प्रश्न है कि भारत के कॉफी निर्यात आयात की वित्त वर्ष 2023-24 में क्या वैल्यू थी? कितने मूल्य का जो कॉफी था वो हमने आयात किया था? विकल्प है 7.19 या फिर कहें 719.42 मिलियन डॉलर्स का, 1.29 बिलियन डॉलर्स का, 500 मिलियन डॉलर्स का, या 2 बिलियन डॉलर्स का। सही उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, भारत का जो कॉफी निर्यात का एक्सपोर्ट था उसने अभी हाल ही में 1.29 बिलियन का आंकड़ा छुआ है वित्त वर्ष 2023-24 में, जो कि लगभग लगभग 2 गुना है अगर हम 2020-21 के डेटा को आकलन में रखते हैं, जब ये 719.42 मिलियन पे था। ये महत्वपूर्ण वृद्धि दिखाती है कि भारत जो है उसका वैश्विक कॉफी बाजार में स्थान जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रश्न है कि किन दो संस्थानों ने हाथ मिलाया है भोजन भंडारण को लेकर महाकुंभ मेले में? विकल्प हैं इस्कॉन और टाटा ग्रुप, इस्कॉन और अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज। सही उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, इस्कॉन और अडानी ग्रुप ने अभी हाल ही में हाथ मिलाया है ताकि जो भोजन वितरण कार्य है महाकुंभ मेले में उसको बढ़ाया जा सके और कम से कम 1 लाख लोगों को बढ़िया पौष्टिक खाना दिया जा सके इन 45 दिन के महाकुंभ मेले में। सवाल है कि कब उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा ने अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है? विकल्प है 1 जनवरी को, 21 जनवरी को, 21 फरवरी को, या फिर 21 मार्च को। सही उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने उत्सव मनाया है अपने स्टेटहुड डे का 21 जनवरी को। यह दिन दर्शाता है इनके ऐतिहासिक पल को जब इन्हें पूर्ण तरीके से भारत का एक राज्य घोषित किया गया था, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1917 के तहत। प्रश्न है कि कब
फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 को आंध्र प्रदेश में संपन्न किया गया? विकल्प है 18 जनवरी 2025, 19 जनवरी 2025, 20 जनवरी 2025 या 21 जनवरी 2025। सही उत्तर है सी। स्पष्टीकरण, फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 को आंध्र प्रदेश में संपन्न किया गया 20 जनवरी 2025 को। यह 3 दिवसीय त्योहार था जिसका जो संपन्न समारोह था वो इस आंध्र प्रदेश में हुआ, और ये त्योहार जो था ये प्रोटेक्टिंग और कंजर्वेशन दिखाता है पुलिकेट लेक और नीलापट्टू बर्ड सैंक्चुरी के लिए। उसके पश्चात कि इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट को जो मूडी ने अभी दोबारा से रिवाइज किया है वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय वृद्धि दिखाने के लिए, वो क्या है? विकल्प है 6.5%, 7%, 7.5%, 8.2%। सही उत्तर है बी। स्पष्टीकरण, मूडी ने जो गिरावट दिखाई है भारत के आर्थिक विकास में वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए वो 7% करी है, जो कि पिछले साल 8.2% थी। ये जो गिरावट है ये भारत के घरेलू और साथ के साथ वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण देखने को मिलती है। प्रश्न है कि कितना जो मूल्य था वो बांटा गया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीसरे खंड में या तीसरे क्वार्टर में वित्त वर्ष 2024-25 के। विकल्प हैं 2.50 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 3.39 लाख करोड़ या फिर 4 लाख करोड़। सही उत्तर है सी। स्पष्टीकरण, तीसरे खंड वित्त वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लगभग 3.39 लाख करोड़ का ऋण बांटा गया है, जो कि 2025 से इस स्कीम की शुरुआत के बाद अब तक का सबसे ज्यादा बड़ा बांटा गया लोन अमाउंट है, जो कि सरकार का जो कमिटमेंट था लघु और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उस कमिटमेंट पे सरकार की कार्यनीति दर्शाता है। प्रश्न है कि कौन नए चेयरपर्सन के तौर पे चुना गया है स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी को लिए, जिसे कि आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2025 को एस्टैब्लिश किया गया था। विकल्प हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, एम के जैन, रघुराम राजन। सही उत्तर है सी। स्पष्टीकरण, तो जो नई स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है जिसको स्थापित किया गया आरबीआई द्वारा 20 जनवरी 2025 को, उसको भूतपूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर एम के जैन द्वारा चेयरमैनशिप करा जाएगा। ये जो कमेटी है ये आकलन करेगी उन सभी आवेदन को जो कि लाइसेंस प्राप्ति के लिए किए गए हैं यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए। प्रश्न है कि किस नंबर सीरीज को आरबीआई ने निर्देशित किया है बैंकों के लिए कि वो उसे लेन देन वाली सभी कॉलों के लिए इस्तेमाल करें? विकल्प है 140 डबल एक्स, एक 150 डबल एक्स, 1600 डबल एक्स, 1700 डबल एक्स। सही उत्तर है टी। स्पष्टीकरण, आरबीआई ने निर्देशित करा है बैंकों को कि वो अब से 1600 डबल एक्स नंबर सीरीज का इस्तेमाल करेंगे सभी लेन देन कॉलों के लिए, ताकि जो वित्तीय धोखाधड़ी होती है और साथ के साथ जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके और वित्तीय धोखाधड़ी को रोका जा सके। और वहीं पे अपने प्रसार प्रसार के लिए अगर बैंक कोई भी नई सीरीज इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो होगी 140 डबल एक्स सीरीज। प्रश्न है कि कौन से इंडियन नेवी शिप ने अभी भागीदारी ली है ला पेरूस 2025 में? विकल्प है आईएनएस विक्रांत, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई
INS चेन्नई। सही उत्तर है सी। स्पष्टीकरण। तो भारतीय नेवी की गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई ने अभी हाल ही में भागीदारी ली है ला पेरूस 2025 में, जो कि चौथा संस्करण है इस बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज का। प्रश्न है कि क्या पर्पस था अभी हाल ही में लॉन्च किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का, जिसका नाम है एंटिटी लॉकर, जिसे सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। विकल्प हैं कि सोशल मीडिया की एंगेजमेंट बढ़ाई जा सके, जो मैनेजमेंट और वेरिफिकेशन है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स का, उसे स्ट्रीमलाइन किया जा सके, ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्स प्रोवाइड की जा सके, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दी जा सके। सही उत्तर है बी, स्पष्टीकरण। तो भारतीय सरकार ने एंटिटी लॉकर की शुरुआत करी है ताकि जो मैनेजमेंट है और वेरिफिकेशन है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स का, वो आसानी से किया जा सके, ताकि जो डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट और सिक्योर बन सके। ये जो प्लेटफॉर्म है ये डिजी लॉकर की सफलता के बाद बनाया गया है। प्रश्न है कि कब और कहां पे भार पूर्वी भारत की सबसे पहली एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी को स्थापित किया गया है। विकल्प हैं लद्दाख में, नैनीताल में, पंचेट हिल पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, माउंट आबू में। सही उत्तर है सी, स्पष्टीकरण। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसने अभी हाल ही में उद्घाटन किया है भारत के सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का पूर्वी भारत में। याद रखिएगा ये भारत का छठवां है, लेकिन पूर्वी भारत का सबसे पहला है, और इसको बनाया गया है पंचेत हिल गरपनकोट एरिया पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में। लद्दाख, नैनीताल, माउंट आबू, पुणे और कवालूर के बाद ये छठवां और सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। कहां पे? पूर्वी भारत में। प्रश्न है कि कब अम्बरीश केंगे को नियुक्त किया गया ग्रुप CEO के तौर पे एंजल वन में। विकल्प हैं जनवरी 2025, फरवरी 2025, मार्च 2025, अप्रैल 2025। सही उत्तर है सी, स्पष्टीकरण। अम्बरीश खेंगे जो हैं वो नियुक्त हुए ग्रुप CEO के तौर पे एंजल वन के लिए, और मार्च 2025 से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। प्रश्न है कि किसको अगले सेक्रेटरी जनरल के तौर पे चुना गया है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। संजीव रंजन, एस जयशंकर, हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय गोखले। सही उत्तर है ए, स्पष्टीकरण। 30 दिसंबर 2024 को जो विदेश मंत्रालय है उसने घोषणा करी कि संजीव रंजन को नियुक्त किया जाता है नए सेक्रेटरी जनरल के तौर पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में। रंजन जो है वो काफी अनुभवी राजदूत हैं, और 1993 बैच में उन्होंने अपनी इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। हमने लेक्चर को कर लिया है समाप्त। आप सभी का धन्यवाद।